अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, FM वर्ल्ड पाकिस्तान के फेसबुक चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम पॉडकास्ट हफीज़ुर रहमान। जनाब, इस पॉडकास्ट का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि जितने भी एकेडमिया या एकेडमिक्स वर्ल्ड के या इंडस्ट्री के जो भी लीडिंग लोग हैं या जिन्होंने अपना काफ़ी अरसा अपनी फील्ड के अंदर जो है वो स्पेंड किया हुआ, एक्सपीरियंस याफ्ता लोग हैं, उनको इनवाइट करना है और उनसे उनके एक्सपीरियंस के हवाले से बात करनी है ताकि मेरे लिसनर्स को, ताकि मेरे व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। इसी सिलसिले में मैंने आज जो है मुझे टाइम मिल गया डॉक्टर अब्दुल रहमान ज़की साहब का, जो कि इस वक्त करंटली ही इज़ द डीन ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस और सोशल साइंसेस के डीन है UIT यूनिवर्सिटी के अंदर, और बहुत ज़्यादा लर्नड, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं इसी एकेडेमिया में। इन्होंने तकरीबन कोई बहुत लंबा अरसा जो है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर गुजारा है। KUBS का नाम आपने सुना होगा, उसके अंदर उन्होंने गुजारा। आइए इनसे ज़रा जानते हैं डॉक्टर साहब को कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, इतने लंबे अरसे तक इन्होंने वहाँ पे वक्त गुजारा एज अ चेयरपर्सन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपके तशरीफ आफरीका, आपने मेरे प्रोग्राम को रौनक बख्शा और आपने जो है यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे आपने टाइम आके दे के हमारे जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए जो है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी उनको कि वो आपके एक्सपीरियंस से गेन कर सकें। और एक जो कराची के अंदर जो एक कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपका भी बड़ा अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहा है, उनको सुनने का मौका मिलेगा। डॉक्टर साहब, हम आगाज़ करते हैं अपने साथ कि मैंने सुना है कि आपकी PhD जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। डॉक्टर मदीन के साथ आपने अपना किया था आपने? जी हाँ, राइट, ठीक है, जो IBA के डीन और डायरेक्टर भी है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैंने ये सुना है कि आपने कराची यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बिजनेस KUBS जो आजकल बड़ा मशहूर है और बहुत ही उसके आप समझ लें कि फाउंडिंग चेयरपर्सन रहे हैं, और आपने तकरीबन कोई 3 टर्म जो है वो आपने एज ए चेयरपर्सन आपने गुजारे। तो इसके पीछे जो है वो आपकी क्या जो है वो हिकमत अमली रही है, या क्या आपने किस तरीके से इसको आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया है? थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे नाज़रीन को बताइए सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच हफीज़ साहब, आपने मुझे यहाँ मौका दिया कुछ अपने ख्यालात का इजहार करने का। और बल्कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि जैसा कि अभी आपने खुद ये फरमाया कि भाई व्यूवर्स में यकीनन नौजवान भी होंगे, असातिज़ा भी होंगे, वो तमाम लोग भी होंगे जो कि ज़ाहिर है कि इससे दिलचस्पी रखते हैं जो आपकी बात सुन रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ही मुख्तसर अंदाज में अपनी बात बयान कर सकूँ। सबसे पहली बात तो आपने ये तो मुझे बता ही दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा PhD बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से था और ज़ाहिर है मेरे उस्ताद डॉक्टर मतीन खान थे। अच्छा, अब आपने चूँकि KUBS का जिक्र किया तो कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल का जिक्र किया। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में मेरा पीरियड जो है एज ए चेयरमैन काफ़ी मतलब कह सकता हूँ मैं कि लंबा रहा इस हवाले से कि वहाँ कराची यूनिवर्सिटी में तो 3 साल का टर्म होता है और फिर ज़रूरत पड़ने पर उसको एक्सटेंड किया जाता है। बेशक असल में मैं थोड़ा सा आपको अगर और ये जो आपके सुनने वाले हैं हमारे उनकी खिदमत में उनको समझने के लिए मैं आपको बता दूँ कि कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल का आइडिया जो कैसे आया कि एक IBA कराची यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस में होते हुए कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल क्यों बना, तो ये शायद लोगों को मतलब कुछ मालूम होगा और यकीनन कुछ लोग चाहेंगे जानना। तो कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल की इब्तिदा कुछ इस तरह होगी कि सन 1998 या 99 में IBA ने कराची यूनिवर्सिटी से अलहदगी अख्तियार कर दी। अच्छा, और IBA से अलहदगी अख्तियार करने के बाद उन्होंने डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट बन गया वो। अब वो डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट बन गया और उसके बाद उस वक्त के वाइस चांसलर, उनका नाम मुझे याद है, ज़फ़र हसनैन ज़ैदी साहब का, उन्होंने कहा कि भाई अब कराची यूनिवर्सिटी
की तो कोई बिजनेस एजुकेशन नहीं रही, कराची यूनिवर्सिटी के पास कोई बिजनेस एजुकेशन का डिपार्टमेंट नहीं रहा, लिहाजा हमें इस तरफ तवज्जो देना चाहिए। तो फौरी तौर पर जो उन्होंने किया, जाहिर है कि बिल्डिंग भी फौरी तौर पर नहीं बन सकती थी और फैकल्टी भी पूरे तौर पर नहीं बन सकती थी, फिर पूरा एक डेवलप करना था, पूरे एक नए सिरे से एक डिपार्टमेंट को डिज़ाइन करना था, उसके कोर्सेज को और उसको। तो उन्होंने फौरी तौर पर एक साहब को बुलाया जो बहुत रिनाउंड थे अपने उसमें, और IBA के गालिबन वो पहले डायरेक्टर भी रहे, उनका नाम था डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर। तो डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर ज़ाहिर है कि अपने सीनियरिटी के लिहाज से तो वो उस एज में नहीं थे कि उनका परमानेंट अपॉइंटमेंट यहाँ किया जा सकता था, तो उनको लिया गया एज ए प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के तौर पर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट डायरेक्टर के तौर पर उनको वाइस चांसलर ने बुलाया और उनको 1 साल का उनको वो दिया, मौका दिया कि भाई आप ये तमाम डिज़ाइन करें और बिज़नेस डेवलप करें, बिज़नेस डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर हमारा अपना इस्टेब्लिश करें। उन्होंने, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की और उनको कॉमर्स डिपार्टमेंट में जगह दी गई बैठने के लिए, और उन्होंने वो जगह हासिल करने के बाद एक कमरे में उन्होंने कुछ अपनी ज़रूरी चीज़ें ले ली वहाँ से, और वो उन्होंने फौरी तौर पर तो उन्होंने BBA 1 का BBA का उन्होंने कोर्स डिज़ाइन किया, और उसके बाद जो एक तरीक़ेकार होता है स्टैट्यूटरी बॉडीज से उसको करने का, वो तमाम होने के बाद एकेडमिक काउंसिल से मुझे उसके बाद शुरू हो गया BBA की क्लास शुरू। अब BBA की क्लास कहाँ शुरू हो, तो BBA की क्लास जो है वो शोबे कॉमर्स में ही ऊपर उसके लिए 3-4 कमरे लिए गए और उसी में वो शुरू हो गई। अच्छा, ठीक है, सही। तो इस तरह वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आया। ठीक है, सही है। और अब बिजनेस, इसके बाद ये सन 2003 में, चूंकि मेरा अपॉइंटमेंट 2003 में हुआ। अच्छा, तो 2003 से पहले ये जो 3 साल का पीरियड है, फिर वो 1 साल रहे, उसके बाद में फिर उनकी तबीयत भी फिर थोड़ा सा, फिर और भी कुछ ऐसे मसाइल आ गए, तो उसके बाद वो नहीं वहाँ वो कंटिन्यू कर सके वो। तो उसके बाद 2-3 चेयरमैनों, दो हजरात और भी आए उसके बाद। एक तो डिपार्टमेंट से वक्ती तौर पर लिए गए, थोड़ा सा अरसा वो भी रहे, और उसके बाद में फिर एक इसरार साहब आए जो मुझे याद है, डॉक्टर इसरार, वो फॉरेन क्वालिफाइड थे, वो गालिबन मुझे पूरे तौर पर याद नहीं, लेकिन कुछ 1-8 साल का पीरियड उनका भी रहा एज ए चेयरमैन। एज ए चेयरमैन। अच्छा, ठीक है। लेकिन एज ए चेयरमैन तो वो भी रेगुलर चूंकि नहीं हो सकते थे, उनकी भी एज जो है वो 60+ थी। अच्छा। तो लिहाजा वो एज ए डायरेक्टर वो वहाँ पर आए और उन्होंने चार्ज लिया। वो गालिबन 1 साल या इससे कुछ कम पीरियड पैसे ही रहे वो। ठीक है। फिर 2003 में मुझे चार्ज दिया गया कराची यूनिवर्सिटी इसी इसका। अच्छा। अब इसके बाद मैंने जो सबसे पहले चीज़ें मैंने देखी, मैं वहाँ पर जो आपने ये पूछा ना कि ये कैसे आपने इसको डेवलप किया, तो अब मैंने ये महसूस किया कि सबसे पहले इस प्रॉब्लम्स क्या है, मैंने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। तो पहला प्रॉब्लम तो ये था कि हमारा चैलेंज था, या ये कह लें कि हमारे यानी IBA जो है वो हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी था, एक चैलेंजिंग था और एक कंपटीशन अगर मैं ना कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि IBA जो एजुकेशन दे रहा था वो और जो वहाँ पर जो एजुकेशन मिल रही थी, जो स्टूडेंट्स को वहाँ अप्लाई करते थे, एक तो ये कि IBA का अपना एक सेटअप था जिसमें कि IBA वो लोग जानते हैं कि IBA का सेटअप जो है, IBA का स्टैंडर्ड जो है, IBA के एडमिशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी, और जो एक आम स्टूडेंट्स है उसकी अप्रोच में, उसकी दस्तरस में ज़रा सा ये मुश्किल हो जाता था। तो अब ऐसी सूरत में हमारा सबसे पहला तो चैलेंज ये था। उसके बाद मुझे ये देखना था, उसके बाद ये कि बिल्डिंग को देखना था हमें कि बिल्डिंग हमारे पास नहीं थी, यानी बिल्कुल 3-4 कमरों में ये शुरू हुआ था। अच्छा, फिर इसके बाद ये BBA डिपार्टमेंट जो है, अब इसको आगे भी बढ़ना था और BBA से फिर इसको MBA की तरफ जाना था और भी आगे इसके। अब ये जो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कि ये जो बिजनेस स्कूल का जो तस्वुर यहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी के लिए मिला ना, यानी कराची यूनिवर्सिटी के बाकी शोबे तो आप सुनते होंगे, बट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है,
डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है, जी जी जी, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड। हमारा हमने ये बिजनेस स्कूल क्यों कहा? जी ठीक है, बिल्कुल। ये कराची यूनिवर्सिटी का हमारा जो बिजनेस स्कूल का आइडिया था वो ये था कि यहाँ पर हम मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल डिसिप्लिनरी कोर्सेज जो है हम यहाँ पर ऐड करेंगे। यानी और अल्लाह का शुक्र है कि फिर वो हम उसमें कामयाब हुए कि उसमें बीबीए के बाद आगे बढ़े, हम एमबीए किया, एमबीए के बाद एमफिल भी किया, एमफिल के बाद पीएचडी भी शुरू हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे ही दौर में शुरू हुए, अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी और मेरे ही दौर में। और फिर ये कि बल्कि उस दौर में एमबीए एग्जीक्यूटिव भी फिर मैंने शुरू किया इवनिंग के अंदर, सैटरडे और संडे। एमबीए एग्जीक्यूटिव जो है वो चूंकि उसमें सिर्फ वो लोग आते थे जो कि ऑलरेडी ऑन जॉब, तो हमने उसमें एक कंडीशन भी लगाई थी और मेरा ख्याल है वो कंडीशन शायद अब तक भी होगी कि उसमें एग्जीक्यूटिव में दाखिला लेने के लिए ज़रूरी है कि ऑन जॉब। ओके ठीक। तो वो जॉब पर जो लोग हैं तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए कि वो अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाहें, और उसमें काफ़ी सीनियर लोग भी आते थे, एग्जीक्यूटिव आते हैं अब भी हैं बल्कि, तो काफ़ी सीनियर पोजीशन के लोग भी वहाँ दाखिला लेते रहे हमारे ज़माने में भी। और इसके अलावा एक प्रोग्राम मैंने वो भी शुरू किया था, एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस। ओके। और एमबीए बैंकिंग मैंने, बल्कि फाइनेंस तो नहीं, एमबीए बैंकिंग को कोलैबोरेट करवाया था आईबीपी से हमने। ओके। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर से कोलैबोरेट किया हमने, और एग्जाम भी वहां पर हुआ करता था इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स में सारे बैंकर्स आते होंगे, बैंकर्स आते थे या नहीं भी आ सकते थे, लेकिन ये कि कोलैबोरेशन उनका था। अच्छा, उसके बाद इंटर्नशिप पूरे वही लोग देते थे बैंक के, और उसके बाद में तकरीबन लोगों को बैंक में जॉब भी मिल जाया करता था। उसी लिहाज से तकरीबन लोगों के लिए एक फैसिलिटी थी कि भाई वो एमबीए करने के बाद बैंक में जॉब। उसके कोर्सेज में मैंने ये किया था कि एक साल तो हमारे कोर्सेज थे और दूसरे साल उनके कोर्सेज थे, सारे बैंकिंग के कोर्सेज थे। ओके। तो मैं ये कह रहा था, ये तो बीच में बात आ गई, मैं ये कह रहा था कि फिर जब मैंने ये देखा कि ये कॉमर्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में 3-4 कमरों में तो चल नहीं सकता, डिपार्टमेंट तो ग्रो करना है। अब सबसे पहला काम मैंने किया कि वाइस चांसलर को बुलाया, वाइस चांसलर को एक विजिट करवाया, एक मीटिंग करवाई। अच्छा, सारे फैकल्टी के मेंबर जो थे वो हमारे यहाँ कारपोरेट सेक्टर से आते थे। ठीक है, कारपोरेट सेक्टर के होते थे, इसलिए कि अपॉइंटमेंट भी फौरी तौर पे नहीं हो सका था। फिर एक आध साल बाद एक आध दो का अपॉइंटमेंट, बहरहाल फैकल्टी तो फिर भी काफ़ी हद तक नहीं हो सकी थी पूरी, ज़ाहिर हो भी नहीं सकती थी क्योंकि कोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो ज़्यादातर हमने विजिटिंग फैकल्टी पे हमने इन्हिसार किया, और उसका तजर्बा मैंने ये देखा है कि विजिटिंग फैकल्टी का कामयाब इस तरह रहा कि वो कारपोरेट सेक्टर से मैं लोग लिया करता था। वो वेल एक्सपीरियंस्ड होते थे और वो अपना एक्सपीरियंस भी उसमें शेयर करते थे, तो उसके साथ जो उनके लेक्चर होते थे लड़के एंजॉय करते थे और लड़के उसमें सीखते भी थे। अच्छा, इसके बाद में ये हुआ कि जब वो हमने ऊपर के चंद कमरे बनाए और फौरी तौर पर तो हमारी ज़रूरत पूरी हो गई, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि ये तो जाहिर है कि अब इसको एक्सपेंड तो और होना है, तो इस लिहाज से इसकी एक्सपेंशन के लिए ज़रूरी है सबसे पहली चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी इदारे के लिए ज़रूरी होती है। तो फिर यहाँ से हम उस वक्त के जो वाइस चांसलर थे उनकी भी इसमें का विषय है कि उन्होंने इस बात को समझते हुए, ज़रूरत महसूस करते हुए फिर हमें कराची बिल्डिंग का एक हमारा आइडिया आगे चला, और यूँ समझ लीजिए कि उस कॉमर्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के आगे, थोड़ा सा आगे ही, जो इस वक्त जहाँ कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल की इमारत है उसमें हमने वहाँ उसकी बुनियाद डाली। और अल्लाह का शुक्र है कि HEC से ये, आप देखिए अच्छी बात ये है, और HEC से तकरीबन मुझे पूरे तौर पर तो याद नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा जहन में आता है कि 6-7 करोड़ रुपए की ये बिल्डिंग जो है ये हमारी हुई, और ये पूरा पैसा हमने, ये फंड जो है HEC से। बड़ी बात है सर, बड़ी बात। ये फंड HEC से बड़ी बात। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसके बाद ये इमारत बनी, और सन 2011-12 के बाद यहाँ शिफ्ट हुए हम, डिपार्टमेंट यहाँ शिफ्ट हुआ, और डिपार्टमेंट का इफ्तिताह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उसमें हमारी मौजूदगी में हो गया।
اور اب اس کا اسی دوران میں آپ کو میں اور ایک بات بتاؤں، دلچسپ بات، کہ یہ جو کم وقت میں ہم نے سارے پروگرام شروع کیے، جی یعنی آپ کو میں نے بتایا بینکنگ اینڈ فائنانس تھا، پھر ایم فل بھی تھا، یہ سارے پروگرام، ڈپارٹمنٹ آگے بڑھتا رہا، ڈپارٹمنٹ کا اسٹینڈرڈ اللہ کا شکر ہے مینٹین کیا۔ اچھا آئی بی اے ہمارے ساتھ ساتھ، آئی بی اے کا جو کلچر تھا اور آئی بی اے کا وہ سارا میں واقف تھا، تو اس کلچر کو ہم نے، اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اس کلچر کو ہم نے کافی حد تک اڈاپٹ کیا تھا۔ مثال کے طور پر ٹیسٹ کا ہمارا جو سسٹم تھا، طریقہ کار، وہ بہت ٹرانسپیرنٹ تھا، صاف ستھرا تھا، یعنی ہم ٹیسٹ میں کسی قسم کی کوئی پرچی نہیں ہے، پرچی ڈس آنیسٹ، یعنی کوئی کسی قسم کی سفارش ہم نے قبول نہیں کی۔ اور بلکہ آپ کو میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر میں نے کہیں محسوس کیا کہ بھائی یہ تھوڑا سا جو ہماری ٹیم کے لوگ ہیں وہ تھوڑا سا ہوتا ہے نا، انسان کے اوپر دباؤ پڑتا ہے تو تھوڑا سا وہ گھبرا جاتا ہے کبھی کبھار، کبھی کسی سفارش کو وہ نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتا، لیکن وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ یار یہ میرے لیے ایک مشکل بھی ہو رہی ہے انکار کرنا۔ تو میں نے یہ کیا تھا کہ یہ پورا ٹیسٹ کے سسٹم کو میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ کمفرٹیبل نہیں ہیں یا آپ فیل کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کوئی کسی قسم کا پریشر آ رہا ہے تو آپ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ تو بس میں خود اس کو پورا دیکھتا تھا۔ دو تین ظاہر جو پورشن ہوتے ہیں ٹیسٹ کے، جو ایک جنرلی جو آئی بی اے میں ہوتے تھے کہ بھائی جس میں کہ انگریزی کا ہوتا تھا، جنرل نالج کا ہوتا تھا، اور میتھمیٹکس کا خاص طور پہ ہوتا ہے اس میں۔ اب اس میں میتھمیٹکس کے لیے ہم ہیلپ لیتے تھے، اور ایک دن پہلے پھر وہ ظاہر ہے کہ ٹیسٹ پرنٹ ہوتا تھا، جو کہ وہاں سے کراچی یونیورسٹی کی جو پریس ہے وہاں سے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت ٹرانسپیرنٹ ہم نے رکھا۔ اور ٹیسٹ میں آپ کو حفیظ صاحب بتاؤں کہ کم و بیش جو مجھے یاد ہے 6,000 8,000 بلکہ ایک وقت تو 9,000 بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ٹیسٹ میں، اور ہم لیتے کتنے تھے؟ 100 اسٹوڈنٹس کو لیتے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب وہ ایک آدھ دو اسٹوڈنٹس کسی کوٹے پر اگر آ جاتے ہیں وہ ایک الگ، وہ بلکہ ہمارے ہاں تو وہ گنجائش میں نہیں تھی، وہ بعد میں شاید پیدا ہوئی تھی، کیونکہ یونیورسٹی کا ایک اپنا قانون تھا کہ بھائی اسپورٹس یہ کھلانا۔ لیکن ہمارے یہاں مطلب اس کراچی یونیورسٹی اسکول کے اندر کوئی ایسا کلچر ڈیولپ نہیں ہوا تھا، اور ہم نے پیورلی میرٹ رکھا تھا، بلکہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آلموسٹ 100% میرٹ تھا ہمارا۔ اور وہ اسٹوڈنٹس، اب ظاہر ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کافی پروسیس سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اب ان کو یہ اندازہ تھا کہ بھائی یہاں پر پڑھائی کیسی ہے، کیا ہے، اور جو ہمارے بیچز پہ نکلے ہیں پاس ہو کر، تو اللہ کا شکر ہے کہ میں وہاں پر ایک جاب فیئر کرتا تھا، اور ایک میں کیا کرتا تھا ہر سال کارپوریٹ ڈنر۔ کارپوریٹ ڈنر ہم ظاہر 5 اسٹار، کیونکہ ایک کلچر ہے 5 اسٹار ہوٹل میں کرتے تھے ہم، اور وہاں پر میں یہ کرتا تھا کہ جو آپ نے پوچھا کہ بھائی کیسے اتنا ہو، تو میرا ذہن میں یہ آئیڈیا ہوتا تھا کہ یار یہ جو جاب، یہ جو امپلائر ہے نا، یہ اصل میں کی رول تو ان کا ہوتا ہے۔ بھائی ڈگری لینے کے بعد اب یہ بچے مارکیٹ پہ سڑک پر بیٹھے، تو ان کو میں کارپوریٹ ڈنر کے لیے بلاتا تھا 5 اسٹار ہوٹل میں، اور 40 50 30 40 سے کم یہاں مطلب وہاں کارپوریٹ ڈنر وہ کارپوریٹ امپلائر آتے تھے۔ اب وہ کارپوریٹ سیکٹر سے لوگ آتے تھے، اس کے بعد میں ہمارے بچے موجود ہوتے، تو میرا ان سے میں ہر ایک کو اس میں سے موقع دیتا تھا۔ کارپوریٹ سیکٹر کے جو ریپریزنٹیٹیو ہوتے تھے ان کو میں یہ موقع دیتا تھا، اپنی کمپنی کے جو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں، کہ بھائی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے بچے، یہ شروع میں 1 سال تو میں نے نہیں کیا، میں نے پہلے سال تو اس لیے کہ لڑکے ہمارے ابھی ایڈجسٹ ہو رہے تھے، 2 سال 3 سال کے بعد میں نے یہ عمل شروع کیا تھا، میں نے 2 بیچ کے بعد، کہ میں نے کہا بھائی آپ یہ بتائیے کہ ہمارے بچے آپ کے پاس آئے ہیں، یقیناً موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں، ان کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، اور کس چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں؟ تو وہ بڑا اور میں یہ کہتا تھا کہ دیکھیے آپ ہمیں تعریف نہیں، ہمیں تو آپ تنقیدی پوائنٹ سے بتائیے کہ ہمارے بچوں میں کیا کمی ہے، کیا کمی کیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یعنی ڈگری لینے
کے وقت تک اور ان کو کیا ایجوکیشن ہمیں دینی چاہیے, کیا چیزیں ایڈ کرنی چاہیے, کیا ایڈیشن ان کے اس میں ہونی چاہیے, یہ آپ ہمیں بتائیں کورسز میں. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہر 2-3 سال میں نے کورس کو چینج کیا ہے. ٹھیک ہے, بہت خوبصورت. ہر 2-4 سال میں. اچھا, اس زمانے میں 2005 6 7 8 میں HEC کی کوئی بہت زیادہ پابندیاں ہم پر نہیں تھی. یہ بعد میں ذرا سا آئی نا, 14-15 کے 12-13 اس سے پہلے UGC ہوتی تھی. اس سے پہلے تو اس لیے ہمیں پوری آزادی تھی. ہم تو یہ دیکھتے تھے کہ بھائی ہماری ڈگری کا مقصد صرف یہ ہے کہ بچے کو جاب مارکیٹ میں آسانی سے ملے اور ایکسیپٹیبلٹی ہو, اس کی اڈاپٹیبلٹی ہو, بچوں کو ہمارے لیا جائے. تو اس پوائنٹ کے تحت ہم آزاد تھے, تو ہم کورسز کو بھی پھر ری ڈیزائن کرتے تھے, کورسز کو موڈیفائی کرتے تھے. تو اس طرح جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ مطلب یہ پھر میں نے یوں سمجھیے کہ ایز اے چیئرمین تو میں 2015 تک رہا. 2015-16 کے درمیان تک رہا, اور مجھے ایکسٹینشن بھی دیا گیا اس کے بعد. اور ایکسٹینشن چانسلر نے لکھا تھا, گورنر نے, اس وقت گورنر ہوتے تھے اس کے چانسلر کے طور پر. ٹھیک ہے, گورنر نے اپروو کر دیا تھا, تو ایکسٹینشن ملا. اس کے بعد میں پھر 2 سال کا مزید ہوا, لیکن پھر میں وہاں سے چلا گیا.